नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट नहीं, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि ये धरना, ये आज़ादी मार्च मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छी नहीं होगी और मुल्क का एक इमेज ठीक नहीं जाएगा। मुल्क की मईशत के ऊपर भी इसके असरात मुरतब होंगे, दबाव की शक्ल के अंदर हमें आगे दिखाई देगा और एक पाकिस्तान का इमेज ये जाएगा जब ये मनाजिर जाएंगे, USA जाएंगे, UK जाएंगे और दीगर और ममालिक के अंदर जाएंगे कि पाकिस्तान एक रेडिकलाइज्ड नेशन है। और पाकिस्तान के अंदर, जो मैं नहीं कहता, खुदा न खास्ता ऐसे ना सोचें हमारे वो भाई जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, लेकिन एक इमेज ऐसा जाएगा कि पाकिस्तान एक रेडिकलाइज्ड मुल्क है। खैर एनीवे, ये एक इमेज है, इसको देखना चाहिए। हुकूमत को भी इसकी तरफ संजीदगी से देखना चाहिए कि इस मामले को गुजरांवाला से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। खैर, अब समझने वाले लोग समझ गए होंगे और जो ना समझे वो अनाड़ी है। आगे चलते हैं जनाबे वाला। आज रियल एस्टेट पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस कराची शहर और सूबा सिंध के अंदर उसके क्या हालात हैं, इसके बारे में बात करें। मैं आपको बिल्कुल फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ ये बात बता रहा हूँ कि जनाबे वाला पूरे रियल एस्टेट का सेक्टर जो है ना, उसका भट्टा बैठ गया है। ये ऐसा क्यों हुआ है? उसकी वजह ये है कि आप ऑर्गेनिकली यानी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ले जाने के बजाय वायरल पे आ गए हैं। वायरल यानी एकदम चीज़ के अंदर इजाफा भी हो जाए और उसको लागू भी कर दिया जाए। आप मुझे बताओ यार, डिफेंस के अंदर घरों की कीमतें 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, और जो मखसूस DHA के अंदर कुछ सोसाइटियाँ हैं, DHA में भी कुछ मखसूस सोसाइटी हैं, वहाँ पे 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़ की बातें हो रही हैं। तो ये वाइट पैसा यार कहाँ से आएगा यार? कोई अपना दिमाग खोलो। ये कौन पॉलिसी बनाने वाले कौन हैं? ये कौन खाली डब्बे हैं? ये कौन खाली मग्गे हैं जिनके पास इतनी सोच नहीं है, इतनी फिक्र नहीं है कि यार एक बंदा कहाँ से आएगा? 60% कराची डिफेंस की बात करता हूँ। 60% कराची डिफेंस जो है ना, ये फेज 8 है, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। यार एक एक प्लॉट की कीमत जो है ना, करोड़ों के अंदर है। आप मुझे बताओ, कोई सेन माइंड मुझे ये बताए कि यार इतने करोड़ों रुपए अगर वाइट हो जाएं तो क्या ही बात हो जाए? आपके ख्याल से क्या पाकिस्तानियों का जहन की जगह क्या कद्दू लगा हुआ है, पम्पकिन लगा हुआ है? लगता है आप लोग सब जो है हैलोवीन मनाना चाह रहे हैं 30 अक्टूबर को। आपके पम्पकिन हैं खाली पेठा। आप खुद सोचो कि वो क्यों वाइट करेंगे? वाइट करने के बजाय वो अपनी अलमारी में रख देंगे। फिर जाओगे आप, घरों से तिजोरियां मिलेंगी। एनीवे, अब मैं तारुफ कराता हूं अपने मेहमान का। जनाब राहिल हारून चेयरमैन हैं ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के। ज़रा आपको वेलकम करता हूं। मैंने सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट का राहिल साहब जिक्र किया है। सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट आपको खुद पता है, इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि रियल एस्टेट वैसे सफ़र कर रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी बैठ गई तो। और ये हमेशा ये कहते हैं कि जी रियल एस्टेट सेक्टर अनप्रोडक्टिव है, इसलिए इसके ऊपर जनाब कोई ना कोई ऐसी कदगन और टैक्स लगा दिया जाए और इसके ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएं या ट्रांसफ़र और इसमें ऐसी कदगनें लगा दी जाएं, मुश्किलात पैदा कर दी जाएं ताकि सेक्टर दब जाए। आपके पास कोई सफाई है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट करता है इकॉनमी की तरफ, ताकि मैं भी आपकी तरफ ये कुछ नरम हाथ रखें? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें इस प्रोग्राम में जो है मदऊ किया और हमें मौका दिया कि हम रियल एस्टेट सेक्टर के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उनको जो है वो ऐवानों तक पहुँचा सकें। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो मुल्की मईशत में एक अहम किरदार अदा करता है और इसके साथ 72 एलाइड इंडस्ट्रीज़ जो है वाबस्ता हैं। हमारी जो मुल्की पॉलिसीज़ बनती हैं वो, मैं ये सोचता हूँ कि जो मुल्की पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं वो आ रही हैं पॉलिसीज़ बाहर से, और जो पॉलिसीज़ बाहर से आ रही हैं तो वो मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर रही हैं, मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचा रही हैं। उसकी वजह ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो कि एक मेन आपका पिलर है, आप उसको ही इतने ज़्यादा डैमेजेस दे रहे हैं, इतना ज़्यादा उलझाव का शिकार कर रहे हैं। कभी FBR, कभी DC वैल्यू, कभी कोई वैल्यू। आपके ख्याल से सारा पैसा रियल एस्टेट सेक्टर में करप्शन का है? नहीं जी, सारा चोरी का है? बिल्कुल भी इस तरह नहीं है। ये एक, मैं तो समझता हूँ कि बड़ी अहमकाना बात है कि अगर ये कहा जाए कि चोरी का पैसा है, ये पैसा
आप इसको ये जो कहती है गवर्नमेंट के ब्लैक मनी, ये ब्लैक मनी नहीं है, इसको आप ग्रे मनी कह सकते हैं, क्योंकि ये अनडॉक्यूमेंटेड है। इस तरीके से हो सकता है कि आपने एक घर लिया और आज 20 साल बाद वो 20 करोड़ का है, जब आपने लिया उस टाइम ये 25 लाख का आपने जो है प्लॉट खरीदा होगा और उस पर कंस्ट्रक्शन करवाई होगी। तो आज जो आप इसको 25 करोड़ रुपए का सेल करेंगे तो आप किस तरीके से इसकी वैल्यू शो करेंगे, एफबीआर में आप किस तरह आपको नोटिस शुरू हो जाएंगे, आप जो जिसको सेल करेंगे तो सेलर किस तरीके से इतनी अमाउंट जो है शो करेगा। डीसी वैल्यूज आपकी अलग हैं, आपकी जो है जो फेडरल की वैल्यूज हैं वो अलग हैं, तो आप कहाँ उलझाव का हम लोग शिकार हैं। ये बड़ी अहम बात की है राहिल हारून साहब से। मैं भी इस चीज़ की आगाही दे दूं कि अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो देखें, बड़े मारूफ अखबार होते हैं, उनके क्लासिफाइड सेक्शंस उठा लिए जाएं 1996 1997 के, और यही कराची डिफेंस के अंदर प्लाटों की कीमतें निकाल ली जाएं, बिलखुसूस फेज 8 की, और फिर उसके बाद आज देख लिया जाए कीमत करोड़ों में थी, पहले जो है चंद लाखों में थी। तो इसको जरा सा इवेल्युएट करें यार, ये कौन जहन पता नहीं पॉलिसियां बना रहे हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने जैसे आपको बोला कि इक्वेशन कुछ भी बने, पीर बाबा हमेशा जो हैं वो अपना काम दिखा देते हैं, आप सब लोग देखते रह जाते हैं, आबाद वाले भी देखते रह जाते हैं, पीर बाबा इनसे नंबर ले जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो बड़ी विजन के साथ चल रहा है। अभी राहिल साहब की चेहरे के तासुरात बदल रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है आपके सामने मैं बयान कर रहा हूँ। ये अब हम बहस में लगे हुए हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे, ये वाली प्राइस लिखवाएंगे, वो वाली प्राइस लिखवाएंगे, लेकिन पीर बाबा के पास जाएंगे तो वो एक ऐसी फक्की देंगे, सारे मसले वो हल कर देंगे। उसके अलावा राहिल हारून साहब, 19 नवंबर को मैंने सुना है कि, या नवंबर की किसी तारीख पे मैंने सुना है, पीर बाबा नई हाउसिंग स्कीम लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर वो गरीबों से मुखातिब हैं और लो कॉस्ट हाउसिंग प्रेजेंट करेंगे। ऐसा लोग क्या सराही कर रहे हैं। तो आप राहिल साहब और बात कर रहे हैं, वो और बात कर रहे हैं, वो अपना लॉन्च कर रहे हैं प्रोजेक्ट वगैरह। जी राहिल साहब। देखें, बात यह है कि जो आपने बात की लो कास्ट हाउसिंग स्कीम की, तो मलिक रियाज साहब ने जो अभी बहरिया टाउन आज से 2014 में लॉन्च हुआ, और जो बहरिया टाउन ने लाइफस्टाइल इंट्रोड्यूस करवाया, वहाँ पर लो कास्ट की और हाई कास्ट की तो कोई बात नहीं है, ना ही कोई गरीब या अमीर की बात है। वहाँ पर 17 लाख रुपए से प्लॉट स्टार्ट हुए और जो है वो आगे 1.5 से 2 करोड़ तक भी गए। तो लाइफस्टाइल जो दिया गया बहरिया टाउन की जानिब से, जो बहरिया टाउन ने लेजर एक्टिविटीज़ दी, जो बहरिया टाउन ने एक एशिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम जो है वो कराची के अंदर लॉन्च कर दी। एग्री कर लिया मैंने आपसे, एग्री कर लिया, लेकिन उनको पोटेंशियल दिख रहा है ना। आपके जिम्मे पोटेंशियल क्यों नहीं है? आपके एरिया ऑफ, जिसे मैं कहूँगा एरिया दैट यू आर एड्रेसिंग, वहाँ पे क्यों पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता? देखें, पोटेंशियल उनको दिख रहा है तो अपने मुल्क में ही दिख रहा है, और हम लोग भी अपने मुल्क में ही काम कर रहे हैं। वैसे मैं भी बहरिया टाउन में काम भी करता हूँ और बहरिया टाउन से वाबस्ता भी हूँ काफ़ी टाइम से। तो मैंने बहरिया टाउन में यही देखा है कि एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है मलिक रियाज साहब, जिन्होंने हमेशा इस मुल्क के लिए काम किया, इस मुल्क की गरीब आवाम के लिए भी काम किया है, और जो काम उन्होंने किया है वो काम अगर हमारे पॉलिटिशियंस भी करें तो फिर जो है मुल्क आज इस साल में ना हो। लोग एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट किए उन्होंने जितनी अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी जो है भरपूर तरीके से ताउन किया है। आज जो माशाल्लाह से एक आप देखते हैं कि ये उभरा है बहरिया टाउन, ये ग्रो जिस तरह किया गया है, इसको तो ये क्या आपको नज़र आता है? बहरिया टाउन जाते हैं तो आपका जो है पाकिस्तान का लाइफस्टाइल का जो एक एम्बेसडर है वो बहरिया टाउन बन चुका है इस टाइम। पॉइंट टेकन। हाउएवर, इशू और चैलेंज ये है कि रियल एस्टेट एज अ सेक्टर इस वक्त अंडर प्रेशर है। उनकी तो मैंने भी बता दी ना आपको कि वो तो रेगिस्तान के अंदर भी पानी निकाल देते हैं, वो उनको तरीका पता है किस तरह से करना है। बाकी रियल एस्टेट सेक्टर भी तो एग्जिस्ट करता है ना। कराची शहर विद ऑल इट्स विड्थ एंड डेप्थ,
वहां पर क्या प्रॉब्लम है, वहां पर इश्यूज और चैलेंजेस क्यों पेश आ रहे हैं, वहां पर क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर सके, वहां पर बारिश हुई तो पानी क्यों खड़ा हो गया, कराची के शहर के लिए कोई तालाब या कोई बड़ी लेक क्यों नहीं बनाएगी, ये एसेंशियल क्वेश्चन है जी। देखिए, जिस तरह बढ़ती हुई आबादी है, कराची जो है, कराची शहर का मास्टर प्लान जो है आज से हो सकता है 50 से 70 साल पहले जो है तरतीब दिया गया हो। कराची में जो है इदारे जो जिस तरह उनको काम करना चाहिए था उन्होंने वो काम नहीं किया इदारों ने, क्योंकि जहाँ पर आप देखते थे कि पहले एक मोहल्ले में जो है 10 या 20 घर हुआ करते थे, उन लोगों ने अपने आबाई घर बेचे और वहाँ पर बिल्डिंगें बना ली, 20-20 40-40 मंजिला जो है इन्होंने बिल्डिंगें बनाई, और जहाँ पर 10 फैमिलीज रहा करती थी आज वहाँ पर 250 फैमिलीज रह रही हैं। तो किस तरीके से सेवरेज और ड्रेनेज का जो सिस्टम है, जो पार्किंग का सिस्टम है, वो किस तरह से वो मतलब उसको प्रोवाइड कर सकेंगे। और एक ही जगह पर आप अगर इतनी ज़्यादा जो है वो ट्रैफिकिंग कर देंगे तो उसके बाद प्रॉब्लम्स तो ये आनी है। नहीं तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फिर यहाँ पर कीमतें करोड़ों में क्यों हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो पॉश इलाके कराची के, यहाँ पर स्क्वायर फीट जो चार्जेस हैं दे आर कंपेटिटिव विद एनी डेवलप्ड कंट्री। आप तो बैनुल अक़वामी सतह पर भी आते जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, आपको पता होगा। बट वाई, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के दफ्तर के बाहर गटर खुला हुआ है। पाकिस्तान की आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है उसके दफ्तर के साथ बिल्कुल गटर बह रहा है, गटर कैन यू इमेजिन। तो आप मुझे बताएं ये कौन सी रियल एस्टेट है, मैंने तो दुनिया में कहीं नहीं देखी इस तरह की। सर ये गटर क्या, नाले भी बहते हैं, और अगर बहरिया टाउन नहीं आता तो ये आप हम लोग इसी को जो है यूज टू हम इस चीज़ के हो चुके थे कि गटर और नाले हमारे लिए कोई उसमें कोई मसला नहीं रखते थे, या ट्रैफिक जितना भी ओवर उसका वो हो जाता है फ्लो तो हमारे लिए मसला नहीं था। ये आपको बहरिया टाउन ने आगे एक ट्रेंड सेट किया है कि लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, और जो लोग रह रहे हैं, जो लोग एक रिहायशी जो सोसाइटीज या हाउसिंग स्कीम होती हैं उनमें क्या किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है। राज की बात पूछूं, चलें आप बार बार मुझे ला रहे हैं बहरिया टाउन के ऊपर, ये आ कहाँ रही है स्कीम, ये आ कहाँ है, ऐसी पूछ रहा हूँ। ये अभी तक लॉन्च नहीं हुई और मुझे इसके बारे में जो है पता नहीं। पता है, चले ना पता है कोई बात नहीं, आज नहीं पता, किसी और दिन पूछ लेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, इसके बाद एक और, अंदरूने सिंध की बहुत आबादी है जनाबे वाला, नॉर्थ टू साउथ सिंध का बड़ा वसी एरिया है। अब लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल भी करना शुरू किया है, आपको पता होगा भी सिंध के जगह पता लग रही हैं तो लोग जा रहे हैं, आजकल गोरख हिल बहुत ज़्यादा जा रहे हैं वगैरह वगैरह। वैसे ही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अंदरूनी सिंध के अंदर हाउसिंग सेक्टर के मुतालिक क्या काम हो रहा है। और पहले KBCA होती थी, अब तो ये SBCA बन गई ना, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। तो पूरे सिंध के अंदर कंस्ट्रक्शन की काम की क्या स्पीड और पेस है जी? देखिए, सिंध में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। जिस तरीके से हमारे जो सक्खर है, हैदराबाद है, नवाबशाह है, ये बहुत बड़े शहर हैं जी। रियल एस्टेट का यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, और यहाँ पर SBCA के आने के बाद तो मैं ये कहूँगा कि काम में कुछ रुकावटें ही आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जितने इदारे ये बढ़ते जाते हैं तो ये काम में आसानियाँ पैदा करने के या लोगों का जो है वो लोगों के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रखने के ये उसमें उतनी हिच डालते हैं, क्योंकि कुछ काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए मैं आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये कहना चाहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब जो हमारे वज़ीर बल्दियात हैं, अभी हमारी जो ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन है वो जब फॉर्म हुई है उसके बाद हम जब भी जनाब नासिर हुसैन शाह साहब के पास गए तो उन्होंने रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली है, और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती थी SBCA के हवाले से या कंसर्न डिपार्टमेंट रजिस्ट्रार के जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उनको बहुत जो है वो जो है उस पर देखते हुए हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन उनकी रही है, और उन्होंने उस पर उनको सख्ती से अहकाम जारी किए हैं कि जो भी हम लोग, क्योंकि पूरा ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन रियल एस्टेट सेक्टर की तमाम नुमाइंदा 11 एसोसिएशन हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, और हम उसके साथ जो है जो भी हमारे जो क्लाइंट्स हैं या ब्रोकर्स हैं लाखों की तादाद में हो, तो उनकी जो प्रॉब्लम आती हैं हमने जब भी सिंध गवर्नमेंट में जो है ये चीज़ें बयान की, हमारे जो उन्होंने हल करने की कोशिश की। एक सवाल मैं आपसे एक सवाल मैं आपसे, बात ये है, ये बहुत आप लोग उतावले हो रहे थे कि हम रजिस्टर होना चाहते हैं जी। और भाई आप रजिस्टर होना चाहते हैं, इंडस्ट्री बनना चाहते हैं, अभी तो आपको पता है कि रेगुलेटरी अदारे के अंडर में आ गए तो फिर कल को बहुत तंग करेंगे वो लोग आपको। फिर भी आप लोग कहते हैं हम खुद आएंगे, रजिस्टर होंगे, ये होगा, रेगुलराइज हो जाएगा, साफ मुश्किलात होंगी। लेकिन इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।
सवाल का लेना है जवाब। राहिल हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रियल एस्टेट सेक्टर को दरपेश मसाइल, उनके हल के रिगार्ड से, और ये जिक्र कर रहे थे कि वज़ीर बल्दियात जो हैं वो बड़ी मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। अंदरून सिंध के अंदर भी जो हाउसिंग का काम हो रहा है उसके अंदर उनका अपना ताल्लुक़ भी गालिबन सखर से ही है। तो लेकिन मेन एम जो वो ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर ओवरऑल जो सप्रेस हो रहा है, मैं इनसे यही जानना चाह रहा था कि जो ओवरऑल सप्रेशन के रीज़न्स हैं वो प्राइमरली दे आर रिवॉल्विंग अराउंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस। इन लोगों को शौक़ है कि हम रजिस्टर हो जाएं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर, कौन सी रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे कि आप रियल्टर रजिस्टर हो जाएंगे, उससे आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, ये मुझे क्लियर करें। और फिर कि ये को जो रजिस्टर हो जाएगा वो जेन्युइन है और जो रजिस्टर नहीं होगा वो जेन्युइन नहीं है। मैं वैसे आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कराची शहर के अंदर इतनी दूध की दुकानें नहीं हैं जितनी रियल एस्टेट वालों की है जी, या तंदूर नहीं है फॉर दैट मैटर जितनी रियल एस्टेट की दुकान है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। रियल एस्टेट में जो है वो रजिस्ट्रेशन या जो रेगुलेट होने का जो मामला है वो इसलिए है क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो उससे आप गवर्नमेंट अर्न तो बहुत ज़्यादा करती है मगर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। रियल एस्टेट एजेंट्स को जो है कोई गवर्नमेंट ओन नहीं करती, तो उसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर से जो वाबस्ता लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इग्नोर किए जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो है रजिस्ट्रेशन की जाए तमाम रियल एस्टेट एजेंट्स की। उससे देखें ये भी फायदा, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फिर आप लोगों का नाम भी वहां पर आएगा उसमें। जी बिल्कुल आ जाएगा ना, बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा आप कह रहे हैं आना चाहिए। देखें नाम आने से तो, नाम बगैर आए भी जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो हो रही हैं। अगर नाम आने के बाद प्रॉब्लम जो है कुछ आती भी हैं तो उसके साथ कुछ फ़ायदे भी हमें होंगे। उन फ़ायदों में यह है कि आप हमसे अर्न तो करते हैं मगर हमें फैसिलिटेट नहीं किया जाता। आप हमें फैसिलिटेट भी उस तरीके से करें। आप जो हमारे ब्रोकर्स काम करते हैं बेचारे, उनको वो जो किसी को अब घर दिलाते हैं या कोई उनकी जो कमीशन होती है वो उनको नहीं दी जाती। तो जब उससे ये होता है कि आप जब क्या कहते हैं आप उनको रजिस्टर्ड करेंगे तो ब्रोकर का जो है कमीशन वो भी सेफ होगा, और जब वो किसी को घर दिलाता है या कोई भी चीज़ दिलाता है तो वो एक डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको, हुकूमत को भी आसानी मिलेगी उससे कि वो डॉक्यूमेंटेड भी होता जाएगा। इसमें आपको डील का तरीका पता है ना, आजकल डीलें किस तरह हो रही हैं। ब्रोकर जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ ओनर जाके मिलता है और अच्छा खासा पैसा कमाता है, और ज़रूरी नहीं होता कि वो कमीशन के ज़ुमरे में आए। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी, आपको पता ही है आजकल कैसे काम चल रहा है इसका। वो क्लाइंट को तो आने नहीं देता ना सामने, खुद ही सारा गेम करता है। तो वो सिलसिले गए, आप खुश हैं इसमें कि भाई कमीशन ही दो बार। लेकिन वो चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि कोई पॉलिसीज़ नहीं है या कोई इस तरह से जो है मैकेनिज़्म नहीं बनाया गया। साफ़ सुथरा अगर काम होगा तो साफ़ सुथरे तरीके से अप टू जो है नीचे तक, ऊपर से नीचे तक वो साफ़ सुथरा काम ही चलना चाहिए। इससे ये भी होता है पांचों जो है वो जो एक उंगलियां एक जैसी नहीं होती। तो कहते हैं कि जो कुछ लोग हैं उसमें चीटिंग और फ्रॉड भी कर जाते हैं। जो घर से जो है फारिग होता है आजकल वो रियल एस्टेट एजेंट बन जाता है, और ऐसे लोगों की वजह से रियल एस्टेट का, ब्रोकर्स का या रियल एस्टेट एजेंट्स का इमेज भी ख़राब होता है। जब आप उनको जो है क्या कहते हैं रजिस्टर्ड करेंगे तो उन जो भी कोई आपको परेशानी आती है या कोई वो मिसकमिटमेंट करते हैं या कोई डील में फ्रॉड कर जाते हैं तो आप उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, और इनको लाइसेंस देने से ये भी फ़ायदा होगा कि इनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। तो ये देना चाहिए। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अगर बेहतरी की जानिब जा रही हैं तो ये चीज़ करनी चाहिए। और टैक्स नेट में भी आएंगे आप लोग, बाय द वे बता रहा हूँ। टैक्स नेट में तो अभी भी हैं, देखें डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्सेस तो दे ही रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर जितना टैक्स दे रहा है उतना कौन सा जो है सेक्टर टैक्स दे रहा है, आप मुझे ये बताएं। तो नहीं, वो तो जाहिर बात है क्योंकि प्रोविंशियल कंट्रीब्यूशन भी जाती है मेरे ख्याल से, फेडरल भी जाती है, मैं करेक्ट? जी बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद फिर आप इनकम टैक्सेस भी देने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे। यू आर फाइन विद दैट? जी जी, आपको कोई इशू नहीं है? देखें उसका कोई मैकेनिज्म बनेगा ना, टैक्स वो देंगे। देखें एक इंसान अर्न कर रहा है तो टैक्स देगा, जब आपकी कोई अर्निंग ही नहीं होगी तो आप टैक्स कहाँ से देंगे? अच्छा तो नहीं, वैसे आपको बता रहा हूँ कि लॉसेस कैरी फॉरवर्ड भी तो होने चाहिए ना, इस तरह का मतलब बाकायदा मैकेनिज्म फिर होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि एक मैकेनिज्म होना आप चाहिए। रियल एस्टेट मैंने आपसे एक चीज़ बड़ी अहम पूछनी है। अभी कैपिटल गेन्स टैक्स तो आप मेरे ऊपर लगा रहे हो, लेकिन वो जो पीछे घुसुंड खाए हैं, मुक्के खाए हैं, जब मार्केटें गिरी हैं नीचे रियल एस्टेट की, आपको पता होगा रियल एस्टेट पे बुरे वक्त भी आए हैं। 9/11 के बाद आप और मैं तो खैर बहुत नौजवान लोग हैं,
लेकिन उस जमाने में जो लोग रियल एस्टेट के फील्ड में थे उन्होंने मार खाई है ना सर। तो 2009 के बाद भी लोगों ने मार खाई, बल्कि 2005 के बाद स्टेग्नेशन आ गई थी, मार्केट गिरी नहीं, बर्दाश्त करती रही, लेकिन स्टॉक गिरी तो फिर मार्केट भी बिल्कुल गिर गई। तो उसके लॉसेस भी तो आगे लेकर जाएंगे ना, खाली कैपिटल गेन्स टैक्स आज की तारीख से कैसे लगा सकते? मेरा तो नहीं ख्याल, मेरा ख्याल जिस टाइम से आया तब से मैं इस चीज़ की वो कर रहा हूँ कि भाई फिर कैरी फॉरवर्ड भी करने दो। क्या कहते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें इन वजूहात की बिना पर बहुत से लोग तबाह भी हो गए रियल एस्टेट सेक्टर में, और बहुत से ऐसे लोग हैं अभी तक जो है इस साल में मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 से 16 लोगों ने जो है सुसाइड, खुदकुशी कर ली है इसी परेशानी में आके। तो इसलिए ही हम आपके प्रोग्राम की यानी रिडक्शन इन प्राइसेस हुई हैं? रिडक्शन बिल्कुल होती हैं, प्राइसेस रिडक्शन भी हैं, बिल्कुल है। इकोनॉमिक प्रेशर रहेगा तो कीमत गिरेगी? बिल्कुल जी, इस तरह है, अभी भी गिरी हुई है। जो आप कहते हैं कि डिफेंस में जो अगर कोई प्लॉट 15 करोड़ रुपए का था लेट सपोज, तो लेट से अभी जो है वो 11 करोड़ में भी उसका कोई बायर नहीं है। भाईजान वाइट कहाँ से आएंगे राहिल साहब, आप खुद समझिए बात को। वाइट को लोगों ने आपके ख्याल से, मतलब मैं हुकूमत को यही बता रहा हूँ कि वैन की फिल्में ज्यादा देख ली हैं कि ब्रीफ केसों के अंदर वो जैसे दो लड़के लाते थे ब्रीफ केसों के अंदर पैसे भर के, ऐसे सर किसी के पास होंगे ऐसे पैसे? मतलब आई लिटरली हैव टू आस्क यू दिस, डू यू थिंक पीपल विल बी हैविंग मनी लाइक दिस कि आप ब्रीफ केसों में ला रहे हैं और कह रहे हैं वाइट है? देखिए, जब भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं ना तो स्टेक होल्डर्स को भी उसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि वो भी अपनी जो है क्या कहते हैं, जो भी मार्केट में चीज़ें देख रहे होते हैं वो इनपुट अपना देते हैं। मगर यहाँ पे तो इस तरह समझ लिया जाता है कि गवर्नमेंट जब आती है तो वो एक हमारे ऊपर समझें कि आप जिस तरह एक नया डॉक्टर जो है वो अपनी हाउस जॉब करता है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट आके हाउस जॉब शुरू कर देती है और वो नए नए पेशेंट्स पे तजर्बे करती है। तो आखिर में या तो ये होता है कि पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है, या फिर जो है बिल्कुल अधमरा कर देते हैं ये लोग। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम। आपको लगता है कि ये फंस गए हैं अभी मुश्किल में? हुकूमत की बात कर रहा हूँ, आपके ख्याल से क्या अभी ये मुश्किल वक्त है इनके लिए? क्योंकि जाहिर बात है पॉलिटिकल प्रेशर्स भी हैं, फिर ताजर सनतकारों की भी कुछ, और इकोनॉमिक अहदाफ का मैं कुछ कह नहीं सकता। ये तो कह रहे पाकिस्तान में दूध शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन आप बेहतर जानते होंगे। सर बिल्कुल फंस गए हैं, गवर्नमेंट भी फंस गई है, ताजिर बरादरी भी फंस गई है। अभी हमारे रिसेंटली हमारे जो है BMG ग्रुप के चेयरमैन जो हैं सिराज कासिम तेली साहब, उन्होंने जो है वो एक बड़ा अच्छा सजेशंस भी दी गवर्नमेंट को, मगर गवर्नमेंट जो है वो अपने जो है वो प्लेयर्स लाकर जो है उनके साथ खेलना चाहती थी। तो आज जो है प्रॉब्लम आ रही हैं, तो हमारे साथ तो क्रिकेट वाली प्रॉब्लम हो रही है कि हम जो है वो बैठे हुए हैं और तमाशा ही देख रहे हैं और तबाही का शिकार भी हो चुके हैं। बिजनेस इस टाइम बिल्कुल तबाह हो चुका है। रियल एस्टेट का क्या आप तमाम सेक्टर्स देख लें, वो जो है बहुत बुरे हाल में है। नहीं तो, आप गलत कह रहे हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि आप जब भी कोई बात करेंगे तो आगे हुकूमत का रिस्पॉन्स ये होगा, नहीं गलत गलत कह रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैशत बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, सबका पेट भरा हुआ है, सब कुछ है, ये झूठ बोल रहे हैं, लिफाफा पकड़ा हुआ है इंसाफी ने। और अब अगर आपने जाने दिया उनको, चाहे बहाना कोई भी करके, तो आपने भी फिर लिफाफा लिया होगा। अगर मीडिया ने लिफाफा लिया है, नहीं मैं ज़रा हुकूमत को भी ज़रा मुखातिब हो रहा हूँ राहिल साहब, अगर मीडिया ने लिफाफा लिया है तो कल तुम जाने दोगे तो तुमने भी लिफाफा लिया है। सवाल था, जवाब राहिल साहब कभी फिर ले लेंगे इनसे। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। मेरे ख्याल से रियल एस्टेट के काफ़ी सारे मसाइल सामने आ गए, कुछ रह भी गए। आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको फिर कोशिश करेंगे आपसे बात करें इस मौजू के ऊपर। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।